करते हैं आज का वीडियो ऊपर वाला का नाम लेकर के। आज का वीडियो डेली स्वैग से लिया गया है। इस वीडियो में G20 के बारे में, जो समिट होने वाला भारत में और भारत उसकी अध्यक्षता करेगा, कुछ इस तरह की बात है। तो इस पर वो वहाँ के लोगों से, पाकिस्तान के अवाम से पूछ रहे हैं कि उनकी क्या राय है, आखिर पाकिस्तान इसमें शामिल क्यों नहीं हो रहा है और भारत की रणनीति कैसी है आज के समय में, और भारत और पाकिस्तान की रणनीति में क्या अंतर है। इसी तरह के विषयों को लेकर के वो वहाँ के आम जनता के पास गए हुए। चलिए सुनते हैं उनकी राय और फिर हम वीडियो के अंत में अपनी राय देंगे। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। G20 नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि बड़ी बड़ी कंट्रीज, इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग कंट्रीज। अनफॉर्चुनेटली अगर हम जिक्र करें अपनी, तो हम इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारा नाम नहीं है G20 के अंदर। अगर मैं बात करूं इंडिया की भी G20 का हिस्सा है। इंडोनेशिया ने अभी 2023 का जो प्रेसिडेंसी थी वो इंडिया के हाथ में दे दी है। अभी इंडिया प्रेसिडेंसी करने जा रहा है। 2023 का इंडिया के अंदर होगा समिट G20 का। क्या समझते हो आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए? अगर इंडिया ये करता है तो पाकिस्तान के लिए क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या लॉस हो सकता है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान अब तक क्यों नहीं पार्ट बन सका G20 का? जैसा कि आपका सवाल है कि पाकिस्तान क्यों नहीं पार्ट बन सका, इसकी मैं दो वजूहत बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जितनी भी मतलब 1947 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी आज तक कोई भी अपनी जो हुकूमत है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। कोई ना कोई इस्टेब्लिशमेंट का करदार रहा है या कोई और बैरूनी ताकतें आकर रजीम चेंज करती रही हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कोई भी मुल्क इधर आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी हमेशा सफ़र करती रही है। ठीक है, तो G20 का मकसद ही यही है कि जो पूरी दुनिया के स्ट्रॉन्ग 20 मुल्क हैं जिनके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका इकट्ठ होता है। तो इस हवाले से इंडिया के पास जो मौका, आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि इंडिया तकरीबन 10-15 साल से कोशिश कर रहा है कि सलामती कौंसिल में परमानेंट मेंबर बन सके। तो ये एक बड़ी वजह बन सकती है, क्योंकि 2023 में इंडिया ने जो G20 समिट करवाना है उसमें ये अपना मुद्दा रखवा सकता है। ठीक है, दूसरी मेन वजह ये है कि जो इंडिया का जो पुराना ख्वाब है कि वो एज ए एशियन टाइगर बनकर सामने आए, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह आ सकती है कि वो G20 बन सकता है इंडिया एशियन टाइगर। बिल्कुल बन सकता है। पहली वजह ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट कंट्री बात करेंगे यूके को बीट करने के बाद इंडिया इकोनॉमिकल 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। यार कितनी बड़ी बात है, हमारा पड़ोसी मुल्क जो साथ में आज़ाद हुए, जी जी जी, और आज वो कहाँ चला गया, हम कहाँ पर? यही वजह ना, मेन वजह ये है कि यहाँ वहाँ कोई रजीम चेंज नहीं होती, बैरूनी ताकतों का इतना असरअंदाज नहीं होती। ठीक है, वो अपने जो छोटे सनतकार हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल, सबको सपोर्ट करता है। ठीक है, ताकि बाहर से आके जितनी कंपनियां आके इन्वेस्ट करती हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टा है। तो जब तक पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान G20 का नहीं हिस्सा बन सकता। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस भाई ने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात आगे कर दी है, मैं इसको मज़ीद थोड़ा प्रोलॉन्ग करूँगा इसको। मेरा इसमें ख्याल ये है कि जैसे हेनरी किसिंजर ने कहा था, दिस इज़ द एज ऑफ डिप्लोमेसी। इनके जो डिप्लोमेसी है या जो इनका फॉरेन ऑफिस है इंडिया का, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। पाकिस्तान में वो एक्टिवनेस नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये, जिस तरह भाई ने पहले बता दिया, कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो वो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। पहला सेट नहीं होता, दूसरे की जाने की बारी आ जाती है, दूसरा सेट नहीं होता, तीसरा आने के लिए इंतजार कर रहा होता है। तो ये मुख्तलिफ 2-3 चीज़ें हैं। यानी पॉलिटिकल, ये हम इन चीज़ों को, तीनों चीज़ों को आइसोलेशन में नहीं दे सकते। यानी हम अब अगर मैं आपको चीज़ों को समराइज़ करके बताऊँ तो 3 चीज़ें हम इसको मेन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और तीसरी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और तीसरी जो फॉरेन या डिप्लोमेसी हमारी कमज़ोर है। इसकी वजह से मैं समझता हूँ, चूँकि जो G20 बेसिकली जो समिट है, ये बेसिकली ये कि आप अपने आप को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वही कंट्री रिप्रेजेंट अच्छा कर सकते हैं जिसकी डिप्लोमेसी अच्छी होती है। तो डिप्लोमेसी मैं समझता हूँ कि इंडिया की बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से उसने जो कश्मीर इशू है उसके ऊपर भी उसने उसका अच्छा खासा स्टांस रहा है। और पूरी दुनिया ने हालांकि जो कश्मीरियों के ऊपर ऑल्दो जितने भी जुल्म किए जा रहे हैं, लेकिन दुनिया ने उनके जो मौक़िफ़ है, उनका जो स्टांस है, उसको इंडोर्स किया हुआ है। तो इसकी वजह यही है कि उनकी जो डिप्लोमेसी है वो एक्टिव डिप्लोमेसी है। आप यहाँ से अंदाजा लगाओगे कश्मीर का मसला लेके पाकिस्तान कहाँ कहाँ नहीं गया। हर जिधर भी जाता पाकिस्तान पॉलिटिकल इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से रद्द कर दिया जाता हर मसला। इंडिया कहता है कि भाई कश्मीर और कश्मीर का जो मसला है ये पाकिस्तान और इंडिया का मसला है, हम इन्हें खुद सॉल्व करेंगे, आप बीच में से हट जाओ। इंडिया सिर्फ इतनी सी बात करता और किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती बड़ी बड़ी कंट्रियों की कि बीच में बोल जाए। उसका ना असल में एक दलाल वो देता है कि 1972 में असल में ये एक मुआहदा हुआ था, शिमला नेहरू ने जो किया था, उसमें यह था कि 90,000 कैदी छुड़वाने। उसके बदले में इंडिया ने मुआहदा किया था कि जो कश्मीर का मसला है वो कोई बैरूनी ताकत आके हल नहीं करवाएगी, ये पाकिस्तान और इंडिया का आपस में मामला है, ये खुद ही सोल्व करेंगे। तो जब पाकिस्तान जाता है, कौम मुत्तहिदा में मुद्दा उठाता है, वो कहते हैं कि ये जो मुआहदा है, इन्होंने खुद कहा है कि हमारा आपस में मामला हम खुद ही तय करेंगे, तो उधर से फिर पाकिस्तान जो है ना वो रह जाता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपने एशियन टाइगर की बात की, मेरा ख्याल है उसमें मैं 1-2 चीज़ें मज़ीद कहना चाहूँगा। एशियन टाइगर बेसिकली आपको पता है कि दुनिया 1992 के बाद यूनिपोलर में तब्दील हो गई, यानी यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आया। उसके बाद हुआ ये कि चाइना का राइज़ होता है, मतलब कि चाइना 21st सेंचुरी में राइज़ करना शुरू करता है इकोनॉमिकली। अब इस टाइम जो चाइना का है वो पीक है, और जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो, उसको कोई ना कोई ब्लॉक ऐसा चाहिए, उसको कोई ना कोई रेजिस्टेंस ऐसी चाहिए एशिया के अंदर कि वो चाइना को रेजिस्ट कर सके। तो मेरे ख्याल से
बल्कि अमेरिका के ख्याल से सबसे अच्छा ऑप्शन उसके लिए इंडिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी ह्यूमन जो रिसोर्स है, सबसे बड़ा उसका रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स है। यानी उसकी जो आप अगर आबादी देखते हैं, साउथ एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी उसकी है, उसके बाद इंडोनेशिया आता है। तो ये उसको एज है, जिसकी वजह से जो एक जिसको हम वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो वो अपना रोल प्ले कर रही है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो प्रेफरेंस देते हैं। एक और मैं बात बताते चलूँ, वाकई में ही अमेरिका प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा दे रहा है। अभी जो से एप्पल मैन्युफैक्चरिंग था, चाइना के अंदर लॉकडाउन, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया। तकरीबन 33 लाख जो कि उसके मुलाजिम थे, जो काम करते थे, वो सारे बंद हो गए और सारा का सारा जो आईफोन मैन्युफैक्चर था शिफ्ट हो गया इंडिया के अंदर। इंडिया पे शिफ्ट हो गया। अब दूसरी बात, इंटेल कंपनी का आपको पता होगा, जो चिपसेट बनाती है, कंप्यूटर से अंदर इंसर्ट होते हैं वो। अब वो चिपसेट की कंपनी टोटली भी इंडिया में शिफ्ट हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनी सारी चाइना को छोड़कर इंडिया में शिफ्ट हो रही है। तो इससे हम क्या नतीजा समझ सकते हैं? अमेरिका क्या इंडिया को सुपर पावर बनाना चाहता है? इसकी वजह यही है ना कि अगर आप बाइडन से पहले जो डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट रहे हैं, आपने उन्हें देखा होगा कि उन्होंने टैरिफ लगाए थे अपने चाइना के ऊपर, यानी उनको इकोनॉमिकली एक दीवार से लगाने की कोशिश की गई थी। लेकिन आपने देखा कि उसका नुकसान उल्टा अमेरिका को उठाना पड़ा। अमेरिका के अंदर जितनी भी जो अमेरिकन कंपनीज थी जिन्होंने चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उनको ह्यूज जो है वो अमाउंट ऑफ मतलब के लॉसेस ऑफ डॉलर हुए हैं उनके। तो जिसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमी है उसकी डिस्टेबलाइजेशन इतनी हुई है कि जिसको बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक फेस कर रही है। ये वही टैरिफ की जो अभी तक चल रही है। तो चाइना एक हकीकत है, चाइना एक रियलिटी है जिसको यूएस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए एक इमरजेंस यानी एशिया के अंदर एक ऐसी पावर को इमर्ज कर रहे हैं जो उसको काउंटर कर सके। तो उसमें इंडिया जो है वो बेहतरीन किरदार अदा। बंदे ने कुछ इतिहास पढ़ रखा है, उस हिसाब से उसने एक समझौते के बारे में बात किया, जिस समझौते के तहत 90,000 युद्धबंदियों को छोड़ा गया था। और यह बात सुन के वहाँ के लोगों को कुछ परेशानी होगी, लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए। जो सच्चाई है वो बाहर आएगी, और सच्चाई बहुत मजबूत धागे से बंधी होती है। तो आप कितना भी उसको बांध करके रखिए, अगर सच है तो बाहर आ जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। लोग चिल्लाएंगे बहुत सारा कि आपका झूठ आपकी बात को बनाया जाए, उससे घबराना नहीं चाहिए। अपना दृष्टिकोण अलग रखना चाहिए, किसी रूम में बंद होकर के नहीं सोचना चाहिए। आने वाले फ्यूचर को केवल सच से मतलब होगा, और झूठ जो है वो आज न तो कल निरस्त होना ही होना है। हमें अपने चेहरे को देखना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे। दोहरे चेहरे वाले लोग चारों तरफ हैं, पूरे दुनिया में हैं, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हमारे आसपास के देशों में भी हैं। उससे बचना चाहिए, झूठ से और डबल चेहरे से बचना चाहिए हमें। 90,000 जहाँ तक सैनिकों की बात है, तो मेरी अपनी राय है, आप 90,000 हों, 36,000 हों, 34,000 हों, 6 हों या अकेले हों, अगर आपके पास हथियार है और आप दुश्मन से बिना लड़ते हुए मर जाते हैं, तो यह कायरता कहलाएगी। जहाँ तक भारतीय संस्कृति की बात है, अब आपके देश में क्या राय है ये हम नहीं जानते। ये मेरी निजी राय है, मैं किसी का अपमान करना नहीं चाहती, लेकिन ये हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि अगर आप गए लड़ाई पर और अगर जीत के आना है तो घर आइए, नहीं तो बहादुरी से सामना करके आइए। आपकी वीरता की खबर आनी चाहिए। बहुत सारे सैनिकों के साथ आप अब्दुल हमीद की कहानी इसलिए प्रचलित है भारत में, उसका सम्मान इसलिए किया जाता है ताकि उसने सरेंडर नहीं किया था। उसने जो उसके पास हथियार था उसके साथ ही उसने दुश्मन का सामना किया और वीर गति को प्राप्त हुआ। ऐसे हजारों सैनिक हैं हमारे पास आज के डेट में। विक्रम बत्रा एकदम ताज़ा याद में है, तो हम कैसे भूल सकते हैं अपने बहादुर लोगों को जिन्होंने हथियार नहीं डाला। अपने विषम परिस्थिति में भी वो लड़ाई करके रहे, और चाहे उनकी जान चली गई लेकिन वो कभी हथियार डालने को नहीं सोचा। तो बस किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसा है कि आप हथियार नहीं डाल सकते, आपको लास्ट सांस तक लड़नी ही होगी। तो भारतीय संस्कृति को सलाम प्रणाम, लेकिन मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, ये मेरी अपनी राय है। जहाँ तक रही बात उस समझौते की, तो इन्होंने अगर कहा है तो कोई ना कोई फैक्ट होगा इनके पास, वो फैक्ट भी बताना चाहिए इन्होंने कहाँ पढ़ा है। अगर पढ़ा होगा तो सही बात होगी, नहीं भी पढ़ा है तो मैंने अपनी राय रखी है। नमस्कार, जय हिंद।